गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 2 के पेपर सेकंड के अंतर्गत हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे और पिछली क्लासेस में मैंने आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के बारे में बताया था। ब्रीदिंग के दौरान दो प्रोसेस जो होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, जिसके दौरान एयर एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर ली जाती है, फेफड़ों तक पहुंचती है, और एक्सपिरेशन के दौरान अशुद्ध वायु जो है बॉडी से बाहर निकाली जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का या ब्रीदिंग की जो रेट है वो कंट्रोल होती है या तो नर्व्स के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू, या फिर केमिकल्स के थ्रू। बेसिकली जो कंट्रोल है ब्रीदिंग का 3 तरीके से हो सकता है: नर्वस कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल जो इसका होता है उसके लिए मुख्य रूप से इसका जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, और उसमें एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो कि इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इस सेंटर में एक इंस्पिरेटरी सेंटर होता है और एक एक्सपिरेटरी सेंटर होता है जो कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कंट्रोल करेगा। इसके लिए जो इसकी मसल्स हैं वहाँ से स्टिमुलस इसको मिलता है और वो मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर के भाग की जो मसल्स होती है वहाँ से इसको स्टिमुलस मिलता है और इसी भाग को रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। तो जो स्टिमुलस मिलता है वो नर्वस भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है, और उसी के द्वारा ये कंट्रोल होता है। दूसरी तरह का कंट्रोल होता है फिजिकल कंट्रोल, जिसमें कि जनरली मैमल्स में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो जनरली एक सा रहता है, एक समान रहता है, लेकिन जब हमको फीवर होता है, बुखार होता है, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, श्वसन की क्रिया, हमारे दर्द जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वो बढ़ जाती है। और जब बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो ब्रीदिंग का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से केमिकल कंट्रोल भी होता है इसका, और ये जो केमिकल कंट्रोल होता है वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है या जो मात्रा है उसके कारण होता है। तो अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी तो रक्त के पीएच में कम होगा और उसके कारण जो है वो इंस्पिरेशन की रेट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से, या ब्रीदिंग की रेट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ब्रीदिंग को कंट्रोल किया जाता है या बॉडी के अंदर ये कंट्रोल होती है। एक और टर्म जो आती है वो है रेस्पिरेटरी कोशेंट। ये रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है? आरक्यू इसे लिखते हैं कि रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है वो रेशो है किसका? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो, और जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है बॉडी के अंदर इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये आरक्यू होता है। सो द आरक्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब। इसका जो रेशो है वो आरक्यू या रेस्पिरेटरी कोशेंट कहलाता है। और ये जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है वो डिपेंड करता है डिफरेंट फूड्स पर जो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि फूड का ही ऑक्सीडेशन होता है, तो जो फूड यूज़ किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे ग्लूकोज है तो उसके लिए आरक्यू 1 होता है, फैट के लिए थोड़ा कम होता है 0.7, और प्रोटीन के लिए ये होता है करीब 0.9। तो इस तरीके से आरक्यू की वैल्यू होती है अलग अलग। अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब की। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इट इज द इंडिविजुअल प्रेशर exerted independently by a particular gas within a mixture of gases। क्या मतलब हुआ इसका? आंशिक दाब जो है वो किसी एक इंडिविजुअल गैस का होता है,
क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं और एयर अंदर जाती है हमारे अंदर, तो जो एयर जो हमने ब्रीथ करी या इनहेल करी या अंदर ली, वो गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एयर अंदर गई उसमें ये सारी गैसेस हैं, और जो इस एयर का प्रेशर है वो टोटल इन सब गैसेस का मिलाकर प्रेशर है। और अलग अलग करें और इन सब का मिला हुआ प्रेशर इन सब के मिलने से बना है, यानी थोड़ा प्रेशर नाइट्रोजन का है, थोड़ा ऑक्सीजन का है और थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो जो टोटल प्रेशर हुआ वो तो इन सब का मिल के हो गया, लेकिन इसमें से ऑक्सीजन के कारण जो खाली प्रेशर हो रहा है तो वो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा ऑक्सीजन का। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, अगर उसके कारण प्रेशर है तो दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई गैस का पार्शियल प्रेशर क्या है, कि वो कितना, वो जो गैस है वो कितनी उसमें प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ब्लड के में अगर हम बात कर रहे हैं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, उसमें कितना अमाउंट या कितनी ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। तो ये जो पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बॉडी में जो होता है जनरली, अगर हम बात करें रेस्टिंग स्टेज में, आराम की अवस्था में, तो जो एल्वियोलाई हैं लंग्स के अंदर, जो उसके फाइन स्ट्रक्चर अल्टीमेट जहाँ पर कि ये ब्रोंकियल्स जाके खुलते हैं एल्वियोलाई में, वहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो करीब 100 मिलीमीटर मरकरी होता है। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में 40 मिलीमीटर मरकरी होता है। तो क्योंकि एल्वियोलाई में डायरेक्ट ब्रीथ करते हैं एयर, तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है पार्शियल प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। लेकिन अगर हम कैपिलरीज की बात करें जो एल्वियोलाई को घेरे हुए होती हैं, वहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उन कैपिलरीज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि ये कैपिलरीज जो है वो इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही हैं बॉडी से, तो उसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 40 मिलीमीटर मरकरी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, 45 मिलीमीटर मरकरी होता है। तो इस तरीके से गैसेस का पार्शियल प्रेशर होता है या आंशिक दाब होता है, जो कि डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा उनकी प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। जब हमने ब्रीथ किया, इनहेल करी एयर, तो एयर जो हमने ब्रीथ करी अंदर ली, अब वो पहुंचेगी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि पूरा पैसेज है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट, तो पूरा पैसेज है जो नेजल ओपनिंग से शुरू होकर और लंग्स में एल्वियोलाई तक एयर पहुंचती है। तो एयर जब लंग्स में पहुंची तो वहाँ पे किस तरीके से एक्सचेंज होता है गैसेस का, तो लंग्स में जब पहुंचेगी तो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो एल्वियोलाई में ज़्यादा होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, एज कम्पेयर टू कैपिलरीज। कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो कि एल्वियोलाई के आसपास हैं, और क्यों? क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कैपिलरीज में। तो क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, कैपिलरीज में कम है, तो क्या होगा, गैस डिफ्यूज होगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड में आ जाएगी। इसी तरीके से इसका रिवर्स कंडीशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कि जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़्यादा है कैपिलरीज में, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और एल्वियोलाई में कम है। इसलिए क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई में आ जाएगी। तो इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि उनका पार्शियल प्रेशर अलग अलग है। तो जो ऑक्सीजन पहुंची लंग्स में एल्वियोलाई में, वहाँ से ब्लड में पहुंची तो वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाएगी। अब और जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आई है वो फिर आउटगोइंग एयर के साथ, इम्प्योर एयर के साथ बॉडी से बाहर एक्सहेल आउट कर दी जाएगी। दूसरा जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो होता है टिश्यूज़ में। एल्वियोलाई में जो एयर पहुंची, जो अभी एक्सचेंज हुआ गैसेस का, अब ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन ब्लड में चली गई, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा। ब्लड कैपिलरीज से पहले हार्ट में जाता है, और फिर हार्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आर्टरीज के थ्रू। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का
वो अब ज़्यादा हो गया ब्लड में एज कंपेयर टू बॉडी सेल्स, ये ज़्यादा हो गया। और जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है वो कम हो गया। अब ऑक्सीजन जो है, क्योंकि उसमें पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है इस समय कैपिलरीज में, जो ब्लड अब लेकर आ रही है उसका, जो बॉडी में पार्ट्स में जा रही है, वहाँ पर ऑक्सीजन का ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन जब वो डिफ्यूज़ हो जाएगी ब्लड से बॉडी सेल्स में, सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर टिश्यू फ्लूइड भरा रहता है और इस टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंच जाएगी और यहाँ पर सेल्स में ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो प्रेजेंट है। वो कार्बन डाइऑक्साइड अब इन बॉडी सेल से ब्लड में आ जाएगी जहाँ पर कि उसका प्रेशर कम है। तो इस तरीके से टिश्यू लेवल में एक्सचेंज होगा गैसेस के। अब क्योंकि सेल्स के टिश्यू की सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गई, तो अब ये जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है या इम्प्योर हो जाता है, और ये इम्प्योर ब्लड फिर से ले जाया जाता है लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए। तो इस तरीके से लंग्स में और टिश्यू में गैसेस का एक्सचेंज होता है। नाउ वी कम टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। ये जो ब्लड है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, जब गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन होता है ब्लड और टिश्यू के सेल्स के बीच में और उधर लंग्स के बीच में। अब जब ये एक्सचेंज हो गया तो ट्रांसपोर्ट भी होता है, और इनका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा। तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। तो ऑक्सीजन को कैसे लेके जाता है? लंग्स से जाते हैं, हार्ट में पहुंचाता है ब्लड, और हार्ट से ब्लड पहुंचाता है ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी पार्ट्स से पहुंचाता है हार्ट तक, और हार्ट से फिर वो पहुंचाया जाता है लंग्स तक। तो ये इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का ब्लड के थ्रू। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है डिसॉल्व फॉर्म में और दूसरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में। तो जो ऑक्सीजन ब्लड में आई उसमें से करीब 3% पार्ट जो है ऑक्सीजन का वो ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर वो कैरी की जाती है ब्लड के द्वारा और बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है। और करीब 97% पार्ट जो है ऑक्सीजन का वो ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में वो कैरी किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहुंचती है टिश्यू से। जब ब्लड एक्सचेंज हुआ था टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंचती है, तो फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैसियस फॉर्म में डिफ्यूज होती है और सेल्स से, जैसा अभी मैंने आपको बताया, कैपिलरीज में आ जाती है। तो ये भी दो तरीके से कैरी की जाती है, एक तो डिसॉल्व गैस की फॉर्म में। तो क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा है, तो करीब 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में या ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में कैरी की जाती है और लंग्स तक पहुंचाई जाती है। और बाकी की जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इरिथ्रोसाइट्स में एंटर हो जाती है और वहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेती है। और ये कार्बोनिक एसिड एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ये काम होता है, और इरिथ्रोसाइट्स में ज़्यादातर कार्बोनिक एसिड जो है वो फिर डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर बाइकार्बोनेट बना लेता है और हाइड्रोजन आयन बना लेता है। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयंस बने वो इरिथ्रोसाइट से पास आउट हो जाके और प्लाज्मा में आ जाते हैं, और इस प्लाज्मा में फिर ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में आ जाते हैं, जहाँ पे कि इनके आयंस का एक्सचेंज होता है प्लाज्मा में और इरिथ्रोसाइट्स के बीच में। अब ये जो मूवमेंट होता है आयंस का, इसके कारण वो क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है, क्योंकि क्लोराइड आयंस जो हैं वो प्लाज्मा से इरिथ्रोसाइट्स में
एंटर होते हैं। और ये जो एक्सचेंज है वो एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में मदद करता है ब्लड के अंदर। और इसके अलावा जो कुछ बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो इरिथ्रोसाइट्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो प्लाज्मा में छोड़ दिए जाते हैं और प्लाज्मा के द्वारा ही कैरी किए जाते हैं। तो और तीसरी तरह के जो कुछ डाइऑक्साइड हैं वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है और ट्रांसपोर्ट की जाती है लंग्स को। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, जिसके दौरान ब्रीदिंग के द्वारा एयर अंदर ली जाती है, फ्रेश एयर, और फाउल एयर बाहर छोड़ी जाती है। ब्लड के थ्रू गैसेस को कैरी किया जाता है, फ्रेश एयर लंग्स तक पहुंचती है, एल्वियोलाई से ब्लड में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी पार्ट्स में, टिश्यूज में प्रेजेंट सेल्स से ब्लड के द्वारा पहुंचाई जाती है लंग्स में।